Welcome, friends, in today's session. As friends, we have started with a new chapter called salary income. And in salary income, we have studied in theory session uh, what is the exact meaning or definition of salary. Salary includes various points, and for each and every points, or we can say majority of points, are having its own rules and regulations. जैसे आपको ग्रेजुटी इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, तो ग्रेजुटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वैसे ही पेंशन होता है तो पेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दोस्तों। प्रोविडेंट फंड है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यहाँ आपको कोई फैसिलिटी दी गई हो, जैसे परक्यूजिट्स होते हैं, जैसे आपको मोटर कार दी गई हो तो उसके रूल्स हैं, उसका वैल्यूएशन अलग से होता है। आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी रहने के लिए अलग से कोई सुविधा दी गई है तो उसका भी अलग से वैल्यूएशन होता है उसके रूल्स के हिसाब से। तो वैसा ही कुछ एक स्मॉल पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी कॉल्ड ग्रेजुटी। तो ग्रेजुटी के ऊपर आज हम एक सम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए पहले सम समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर बाला, एन एम्प्लॉय ऑफ काला लिमिटेड, रिसीव्ड 11,72,800 as gratuity under the payment of gratuity act of 1972 as per section 10 subsection 10 clause 2 on his retirement on the date called 14th January 2020। तो ये एक रिटायरमेंट की डिटेल आपको दी हुई है एक एम्प्लॉय की। मिस्टर बाला जो है एम्प्लॉय है, कौन सी कंपनी का एम्प्लॉय है सर? काला कंपनी का एम्प्लॉय है। और जब रिटायरमेंट की बंदा कब रिटायर हुआ सर? 14 जनवरी 2020 को रिटायर होता है। और उसके रिटायरमेंट के वक्त उसे कितनी ग्रेजुटी मिल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस समय दी हुई है। 11,72,800 रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने इतनी ग्रेजुटी रिसीव की मिस्टर बाला ने। He has served the company for a total period of 31 years and 8 months। इतनी उसकी सर्विस, कंप्लीशन ऑफ सर्विस 31 साल और 8 महीने के लिए सेवा दी है कंपनी के अंदर। At the time of retirement, his monthly salary including dearness allowance amounted to rupees 49,400। रिटायरमेंट के वक्त उसकी सैलरी, मंथली सैलरी आपको इस समय दी हुई है। डीए दिया हुआ है, यानी कि जो सैलरी है उसके अंदर डीए भी इंक्लूडेड है, 49,400। So you are supposed to calculate taxable gratuity for the assessment year 2020-21। दोस्तों ये सो सम है वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी अक्टूबर 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सम को आज हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी होगी। सम स्टार्ट करने से पहले आपने दो तीन चीजें माइंड में रखनी होगी, उसके बाद आप सम स्टार्ट करेंगे। इसी के लिए मैंने पहले नोट्स बनाए, इसलिए वो नोट्स आप माइंड में रखेंगे। चलिए नोट्स के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। सो लेट अस हैव द फर्स्ट नोट ऑन द स्क्रीन। पहली चीज आप क्या ध्यान में लोगे सर? हम डिसाइड करेंगे वेदर मिस्टर बाला इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट। पहले ये डिसाइड करना है। सब में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया है मिस्टर बाला इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जब ये स्पष्टता ना हो और सम की डिटेल को पढ़ने के बाद आपको भी पता चल रहा है सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा, इसका मतलब ये है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यही रहेगा। और दूसरा जो आपने डिसाइड करना है कि जो ग्रेजुटी रिसीव की है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, क्या वो जो अमाउंट रिसीव की है इट इज वेदर इट इज कवर्ड अंडर द एक्ट और नॉट, ये चेक करना है। यानी ग्रेजुटी एक्ट के हिसाब से पेमेंट किया गया है या नहीं किया गया है, वो आपको चेक करना है। तो यहाँ सब में स्पष्ट ब्रैकेट में बोला हुआ है ये अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के हिसाब से उनको ये ग्रेजुटी मिली है, मीन्स इट इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। ये ओपनिंग स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मिस्टर बाला इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये डिसाइड करने के बाद ही आप सम स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए ये चीजें आपको समझनी है। Mr. Bala is a non-government employee who had received the amount of gratuity and is covered under the payment of Gratuity Act 1972। ये हमने जो सम का पहला स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे जो ग्रेजुटी मिली है इट इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। और हम क्या फाइनल करेंगे सर? जो अगर जो ग्रेजुटी मिली है इट इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट, अगर ऐसी सिचुएशन है तो जब हम वैल्यूएशन करेंगे इसमें कंडीशंस की, तब आपने जो सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, वो कैसे फाइनलाइज करेंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए क्या है सर? इफ द एम्प्लॉय रिसीव द ग्रेजुटी अमाउंट इज कवर्ड अंडर द एक्ट then consider more than 6 months as 1 year for finalizing completed year of service। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? हमने ऊपर जो डिसाइड किया दो चीजें, एक तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उससे जो ग्रेजुटी मिली है इट इज कवर्ड अंडर द एक्ट है।
अगर द ग्रेजुटी रिसीव्ड इट इज कवर्ड अंडर द एक्ट, ये सिचुएशन है दोस्तों, तो आपको क्या करना है सर, 6 महीने का अगर समय दिया गया है, एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का अगर समय दिया गया है सम के अंदर, तो उसको हम 1 साल मानेंगे। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में राउंड ऑफ करना है आपको। इफ द एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स, अगर ये सिचुएशन है तो उसको हम 1 साल मान के चलेंगे वैल्यूएशन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी साल के लिए सेवा दी है सर, 31 ईयर्स एंड 8 मंथ्स के लिए सेवा दी है, तो ये 6 महीने से ज्यादा है सर, यस 8 मंथ्स है, तो 6 महीने से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे कितने साल लूंगा कंप्लीटेड ऑफ ईयर सर्विस, सर 32 ईयर्स में लूंगा यहाँ पे। तो ये 2 नोट्स ये राइटिंग में है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे वर्किंग नोट्स में। अब आपको एक बात याद ध्यान में रखनी होगी, स्टेप्स याद रखने होंगे। इतना फाइनलाइजेशन हो जाने के बाद आपको आगे स्टेप्स क्या ध्यान में रखना है, पहले आप एग्जम्प्टेड ग्रेजुटी कैलकुलेट करेंगे। एग्जम्प्टेड ग्रेजुटी कैलकुलेट करने के बाद ही आपको जो सम में पूछा गया है, आपको टैक्सेबल ग्रेजुटी कैलकुलेट करना है। पहले एग्जम्प्टेड कैलकुलेट होगा, फिर टैक्सेबल कैलकुलेट होगा। स्टेप्स आप याद रखें। एग्जम्प्टेड का मीनिंग क्या होता है, टैक्स फ्री, कर मुक्त। तो पहले कर मुक्त ढूंढेंगे, फिर कर पात्र ढूंढेंगे, यानी उसके बाद टैक्सेबल ढूंढेंगे। तो ये पैटर्न में आपने वैल्यूएशन करना है, पहले डिसाइड करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बाद में क्या करना है सर, कवर्ड अंडर द एक्ट, पेमेंट जो मिला है वो कवर्ड अंडर द एक्ट है या नहीं है। अगर कवर्ड अंडर द एक्ट है तो आपने क्या ध्यान में रखना है सर, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में 6 महीने से ज्यादा का टेन्योर है तो 1 साल फाइनलाइज करना होगा, लेना होगा। तो इनकम्प्लीट ईयर को कंप्लीट ईयर मानेंगे अगर वो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा। अब आपको यहाँ पे जो ग्रेजुटी एग्जम्प्टेड ग्रेजुटी जो कैलकुलेट करनी है अंडर द एक्ट है, तो उसके अंदर इफ द ग्रेजुटी रिसीव्ड, इफ इट इज रिसीव्ड एज पर द एक्ट, तो वहाँ पे एग्जम्प्टेड ग्रेजुटी कैलकुलेट करनी है। और उसके 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है, जिसमें से पहली कंडीशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये कंडीशंस आपको बाय हार्ट करनी होगी दोस्तों। पहली कंडीशन क्या है सर, 15 डेज सैलरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट। तो उसका वर्किंग नोट नंबर 1 लेते हैं। हमें 15 दिन का पगार कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 1 पे चलते हैं। 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करना है। पहले इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है वो लिख लीजिए। इसका शॉर्ट फॉर्मूला है सर, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 26 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सैलरी का यहाँ मीनिंग क्या है सर, सैलरी का मीनिंग होता है, कवर्ड के अंदर सैलरी का मीनिंग क्या है, कवर्ड के अंदर सैलरी का मीनिंग है सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए ओनली। ये सैलरी का मीनिंग है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मंथली सैलरी दे दिया है सर, हमें मंथली का काम है, मंथली सैलरी दिया है। ईयरली दिया होता तो मंथली कैलकुलेट करना, लेकिन ऑलरेडी आपको रेडीमेड मंथली सैलरी फिक्स्ड करके दे दिया है 49,400, यानी आपको यहाँ पे अलग से सैलरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। बेसिक प्लस डीए आपको इंक्लूड करके दे दिया है, यूँ समझ लीजिए। सो यहाँ आपका सैलरी फिक्स है, तो यहाँ आपने सैलरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। सैलरी यहाँ पे रेडीमेड इस सब में दी हुई है, मंथली चाहिए दी हुई है। 15 अपॉन 26, ये जो मंथली दी है उसका 15 दिन में हमें कन्वर्ट करना है, इसलिए आगे क्या लिख रहे हैं, 15 अपॉन 26। 15 यहाँ आपके पॉइंट के अंदर ये 15 डेज, इसलिए 15 वहां से आया अपॉन 26। वैसे मंथ में 30 डे होते हैं एवरेज, लेकिन हम 4 संडे इसमें से माइनस करके 26 लेंगे। ये फिक्स है, मैंने नहीं बनाया, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये फिक्स है। मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जो हमने डिसाइड कर लिया कितने साल सेवा दी मिस्टर काला ने कंपनी में, 32 साल हमने राउंड ऑफ किया है। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट और अमाउंट ले लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट आएगा आपका, amount will be 49,400 multiplied by 15 upon 26 multiplied by 32 years, which will be 9,12,000। ये आपको कैलकुलेट करना है, जो हो चुका है। चलिए ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप काम जो कंडीशन है उस पर फोकस कर सकते हैं। सो हेडिंग दे दीजिए दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी ऑफ मिस्टर बाला। और अब हम एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, जिसके लिए आप 2 कॉलम रेडी कर लीजिए, कंडीशंस एंड अमाउंट। दोस्तों
ये कैलकुलेट करने की पहली शर्त ये है कि इफ द अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रेजुटी इफ इट इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ एक्ट वाली सिचुएशन है, तो आपने इसकी 3 शर्तें बाय हार्ट रखनी होगी। और जिसमें पहली जो शर्त है 15 डेज ऑफ सैलरी वाली, वो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वो वैल्यूएशन आपको आना चाहिए। तो चलिए पहला जो हमने कैलकुलेशन किया है उसकी डिटेल दे देते हैं सामने। 15 डेज सैलरी लिखेंगे, पहली शर्त, पहली कंडीशन, एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 हमने कैलकुलेट करके मेहनत करके निकाला है, उसे कैलकुलेट किया है, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे सर। तो ये हम यहाँ पे 9,12,000 की एंट्री करेंगे। 15 डेज की सैलरी हमने कैलकुलेट कर ली, जो उसके 32 साल की जो उसने सेवा दी है उसके हिसाब से उसे कितनी ग्रेजुटी मिलनी चाहिए सर? 9,12,000 मिलनी चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन, एज पर रूल्स फिक्स है, एज पर रूल्स फिक्स है। तो वो रूल्स क्या है सर? मैक्सिमम अमाउंट एज पर रूल्स फिक्स है, 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन आपको नहीं मिल सकता। इसकी एक लिमिट है, मैक्स लिमिट 20 लाख से ज्यादा का फायदा आपको ग्रेजुटी में नहीं मिल सकता। ये न्यू अमेंडमेंट है तो ध्यान रखिएगा। नए रूल्स के हिसाब से 20 लैक्स हो गया है। बहुत पहले 15-20 साल पहले या 12 साल पहले कह सकते हैं 3.5 लाख था। फिर उसके कुछ साल बाद 10 लाख किया गया और हाल ही में रिसेंटली पिछले साल से 20 लाख की लिमिट बढ़ाई गई है। और तीसरी जो शर्त है वो सब में आपको रेडीमेड दी हुई है। ग्रेजुटी एक्चुअली रिसीव्ड इज 11,72,800, जो सम की पहली लाइन में दिया हुआ है 11,72,800 विच इज गिवन, जो हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो 3 शर्तों में से पहली शर्त आपने कैलकुलेट की, दूसरी आपने माइंड में रखनी है, फिक्स है, तीसरी आपको सम में दी होगी जो आपने इस तरीके से स्टेटमेंट में दिखानी है। अब इन 3 शर्तों का अगर हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स, ये फाइनलाइज हो गई है। इसके बाद हम क्या फाइनलाइज करेंगे सर? हम ये फाइनलाइज करेंगे कि इसमें से टैक्स फ्री अमाउंट कितनी होगी सर। तो इसका रूल देख लेते हैं, व्हाट इज द रूल फॉर फाइनलाइजिंग टैक्स फ्री ग्रेजुटी। तो चलते हैं टैक्स फ्री ग्रेजुटी फाइनल करते हैं। क्या लिखेंगे सर? नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन 3 में से जो कम होगी वो हमारी फाइनल अमाउंट होगी, एग्जम्प्टेड ग्रेजुटी होगी। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ द अबाउट 3 is rupees 9,12,000 which is exempted from tax। इन 3 में से जो कम से कम रकम होगी दोस्तों वो हमारी फाइनल वैल्यूएशन होगी, एग्जम्प्टेड वैल्यू होगी। एग्जम्प्टेड वैल्यू फाइनल करने के बाद आप आगे क्या कैलकुलेट करोगे? आगे आप कैलकुलेट करोगे टैक्सेबल ग्रेजुटी। तो स्टेप्स याद रखिए दोस्तों, जस्ट मेमोराइज द स्टेप्स। पहले फाइनल करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कवर्ड है या नॉट कवर्ड है, जो ग्रेजुटी की रकम मिली उसके बेसिस पे। और उसके बाद अगर कवर्ड है नॉट कवर्ड है तो आपको फाइनल करना पड़ेगा कि सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैसे लेंगे, इनकम्प्लीट ईयर कैलकुलेट करना है, ध्यान में लेना है या नहीं लेना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो पहला पॉइंट है 15 डेज सैलरी अगर कवर्ड है तो वो कैलकुलेट करना है आपने। और ये 3 कंडीशन आप स्टेटमेंट में रखने के बाद इसमें से जो लिस्ट जो होगी, स्मॉल जो होगी अमाउंट, वो आपकी एग्जम्प्टेड होगी, एग्जम्प्टेड वैल्यू लेनी है जो कम होगी एज पर रूल्स। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, जब आप टैक्स फ्री कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद आप टैक्सेबल फाइनल कर सकते हैं। तो टैक्सेबल का छोटा सा फॉर्मूला है, लिखना है आपको। टैक्सेबल ग्रेजुटी इज इक्वल टू ग्रेजुटी रिसीव्ड, या आप लिख सकते हैं रिसीव्ड अमाउंट माइनस एग्जम्प्ट अमाउंट। जो ग्रेजुटी मिली है उसमें से टैक्स फ्री माइनस कर देंगे, टैक्सेबल रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो फाइनल जवाब पे चलते हैं। फाइनल जवाब देखते हैं क्या आता है सर। टैक्सेबल ग्रेजुटी रिसीव्ड अमाउंट कितनी है सर? सब में दी हुई थी 11,72,800। वहां तक नहीं देखना हो तो हमने कंडीशन में रखा हुआ था 11,72,800। रिसीव्ड की एंट्री वहां हमने की हुई है। सो रिसीव्ड माइनस हमने जो टैक्स फ्री निकाली अभी डिसाइड की 3 में से, वो रकम यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी टैक्सेबल ग्रेजुटी 2,60,800। ये जो रकम है सर ये सैलरी की स्टेटमेंट में जाएगी। मिस्टर बाला का जब सैलरी स्टेटमेंट बनेगा वहाँ ग्रेजुटी लिखी जाए, वहाँ लिखा जाएगा और ग्रेजुटी की कॉलम के अंदर ये रकम 2,60,800 रकम आपने लिखनी है। ये रकम पे लगेगा टैक्स।
तो इस तरीके से आपने ग्रेजुटी का वैल्यूएशन करना है. इफ the person is a non-government employee and if he receives gratuity which is covered under the act, then this is the steps to be taken into consideration for the valuation of calculating taxable gratuity.